दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक समाज नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की सक्रियता विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर दिखाई दे रही है। और उसी संदर्भ में गठबंधन का स्वरूप है, जो नए आकार है, उसको देने भी तमाम सियासी पार्टियां लगातार इस प्रयास में हैं कि ज्यादा से ज्यादा दल उनके कुनबे में जुड़ जाएं। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी के साथ जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर हैं या दूसरे जो अन्य ऐसे समूह हैं, उनको भी वह अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। वहीं इसी प्रकार जो इंडिया गठबंधन है, वहाँ पे उसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल तो हैं ही, साथ में बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में है। क्या इंडिया गठबंधन का वे हिस्सा हो सकती हैं या मायावती अकेले चुनाव में जाएंगी? और समाजवादी पार्टी बसपा के नेतृत्व के द्वारा या कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा जो बड़ी लीडरशिप है, कहीं न कहीं ऐसे बयान आते हैं, वो तमाम शंकाएँ और आशंकाएँ इस संदर्भ में पैदा कर देती हैं राजनीतिक गलियारों में। एक एक पक्ष कहता है कि बसपा साथ में आ जाए तो इंडिया गठबंधन की ताकत है बढ़ जाएगी। वहीं दूसरा पक्ष ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से राजनीतिक शैली उनकी रही है, कब वह किसके साथ छोड़ दें, किसके हाथ पकड़ लें, तो इसको लेकर तमाम तरह की संशय उनको लेकर कहा जाता है। और हाल-फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर ऐसे तमाम बयान सामने आए हैं, जिसने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है कि मायावती क्या साथ आ सकती हैं इंडिया गठबंधन के। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और इलाहाबाद में हैं और माघ मेले में वे इस समय कहीं उपस्थित हैं, तो उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का खास तौर से, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं और खासतौर से इंडिया गठबंधन के संदर्भ में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर मायावती साथ में आती हैं, तो उसके क्या राजनीतिक परिणाम किस तरह से हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी नमस्कार और शुक्रिया आज सुनील भाई से और अचल जी से मुलाकात कराने के लिए। और अचल जी को, शुक्ला जी को, आपके दर्शकों को मैं एक बार नववर्ष की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और ये जो राजनीति है ना, बड़ी गंदी चीज़ है प्रशांत जी। यहाँ गाली दे के लोग गले भी मिल जाते हैं, तो पता जी, कुछ नहीं क्या होगा। भविष्यवाणी तो न शुक्ला जी कर सकते न हम कर सकते। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अगर गठबंधन में ये लोग सब इकट्ठे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो वोटों का बंटवारा रुकेगा और गठबंधन को लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि मायावती को साथ लाना अभी तो मुझे दूर की कौड़ी लगता है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से सब कुछ हुआ है, पहले भी जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो रिश्तों में इनके तल्खी आई, जबकि सबसे ज़्यादा लाभ उसका बसपा को ही मिला था। बावजूद इसके जो उनका रवैया था और जो अब तक उनकी कार्यप्रणाली और रवैया रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि वो आएँगे। या तो किसी अनजाने भय से ग्रसित हैं बहन जी, या कोई और वजह है? क्या मानती हैं कि उनके साथ उनका वोट शिफ्ट हो जाएगा, ज़मीन खिसक जाएगी? क्या उन्हें डर है? क्यों गठबंधन के साथ नहीं आना चाहती? लगता नहीं कि वो आएँगी। हालाँकि उनके जो बिजनौर से सांसद हैं मलूक नागर, अगर उसे आधिकारिक बयान माना जाए, मैं नहीं कह सकता कि वो आधिकारिक बयान था कि साहब अगर इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो आ जाएँगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि मायावती ने ऐसा कहा होगा या ऐसी शर्त रखी होगी। मुझे लगता नहीं कि इनका गठबंधन होगा, लेकिन ये निश्चित है कि अगर गठबंधन होता है तो बहुत सी सीटों पर, और जो दलित असमंजस में रहता है, जो उनका कोर वोटर है, और जो पिछले चुनावों में, हालिया चुनावों में देखा गया कि वो उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी चला गया और दूसरे दलों को भी गया, तो हो सकता है वो भी बँटने से रुक जाए। अगर मायावती गठबंधन नहीं करती, अकेले रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हें ही होगा। उनका जो कोर वोटर है वो भी खसक सकता है। हालाँकि इसमें अचल जी भी बैठे हैं, शुक्ला जी भी हैं। एक और थ्योरी भी है प्रशांत जी। अगर हम 2019 के चुनाव को याद करें, तो बहुत महागठबंधन हुआ था और एक बार को अगर पेपर पे या कागज़ पे आंकड़े लगाते और गणित लगाते तो ऐसा लगता था कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ पाएगी और गठबंधन तो सुपड़ा साफ कर देगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं था। उसका कारण ये होता है कि कई बार शायद बाद में अचल जी और शुक्ला जी इस थ्योरी को एंडोर्स करेंगे कि काउंटर पोलरिज्म मतलब पोलराइजेशन हो जाता है ना, कि भाई सब एक तरफ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने को मिल जाता है कि भाई देखिए हमारे खिलाफ सब एक हैं,
और अब तो वो कहेंगे मोदी की गारंटी के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि मुझे हटाना। और असलियत ये है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा रोड मैप या ऐसा कोई विजन विपक्ष नहीं दे पाया जिससे वो मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके। और इतना कम समय रह गया है कि अगर वो ऐसा कोई एजेंडा तय भी करते हैं या ऐसा कोई मुद्दा उठाते भी हैं तो किस तरह से जनता के बीच पहुंचाएंगे, जबकि अभी तो उनके गठबंधन में बहुत सारे फॉर्मूले ही तय नहीं हो पा रहे किसको कितनी सीट मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, मायावती आएंगी या नहीं आएंगी, जैसा आपने सवाल किया। तो इन सारी बातों का जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन एक अनुमान जता सकते हैं कि जो तल्खियां और जिस तरह से बातें हो रही हैं, मुझे लगता नहीं कि मायावती गठबंधन का हिस्सा अभी बनने जा रही है। जी, 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 जी। सबने कहा कि अभी ऐसा कुछ संभावना लगती नहीं है कि मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वह दोनों ही चीज़ों को कहीं न कहीं परिलक्षित करते हैं कि कुछ बयान ऐसे आते हैं सामने कि इससे लगता है कि मायावती जी शायद गठबंधन में कुछ बात चल रही है। जैसे कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उनका बयान आता है और कल जयंत चौधरी की मेरठ में एक युवा संसद हुई थी, उनके पार्टी द्वारा आयोजित, उसमें भी एक तो मतलब स्पष्ट रूप से कुछ कोई कहने को तैयार नहीं है बेसिकली, जितने बड़े नेता हैं। तो इसलिए संशय के बादल लगातार इस विषय पे मंडराए हुए हैं। मैं राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को भी आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से कहीं न कहीं बसपा का एक स्टेक तो है ही और लगभग 12% की हम बात करते हैं, लगभग इस समय 12% वोट बसपा के पास है। अगर वह आ जाती हैं, तो लगभग 50% से ऊपर विपक्षी दलों का एक स्टेक होल्ड बन सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो समीकरण है, इसकी तरफ विपक्षी दल खासतौर से ध्यान दे रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या इस जो उसकी मुहिम है कि सपा-बसपा साथ आ जाए, उसमें सफल हो सकती है? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, जैसा अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का आईएनडीआई गठबंधन में आना संशय पूर्ण लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं पिछले 10-15 दिनों की स्थितियां देख रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। भईगत सांप छछूंदर के री, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। लेकिन उनके सामने अंतिम विकल्प यही है, बहुजन समाज पार्टी के सामने, कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। अगर उन्हें अपना वजूद कायम रखना है, एक क्षेत्रीय है तो राष्ट्रीय दल कहने के लिए, लेकिन अब क्षेत्रीय दल ही मैं उसको मानता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अन्य राज्यों में इक्का दुक्का 2-4 सीटें विधानसभा की जीतने से वो राष्ट्रीय दल नहीं हो गया। तो इस लिहाज से अगर उसे उत्तर प्रदेश में अपना वजूद, राजनीतिक वजूद बचाए रखना है, भारतीय जनता पार्टी की मार से बच के रहना है, उसके पीछे ईडी सीबीआई न लग जाए, उनके पीछे, उनके भतीजों के पीछे, उनके सांसदों के पीछे, तो इसमें बचाव सिर्फ तभी हो सकता है कि जब वो आईएनडीआई के साथ खड़े हो जाएं। और ऐसा होने से, हालांकि कोई बहुत बड़ा चमत्कार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले चुनाव के जो आंकड़े बताते हैं, वो दोनों को मिलके कितनी 14-15 सीटें मेरे ख्याल से आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव में जंग का असली मैदान है, तो वहां जितना विपक्ष इकट्ठा होगा, उतना आनंद चुनाव में आएगा और चुनाव का परिदृश्य भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अनदेखी तो कोई भी दल नहीं करेगा, ना बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। और समाजवादी पार्टी को भी मालूम है कि बिना इस गठजोड़ के अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की जा सकती। और सवाल जहां तक है बहुजन समाज पार्टी की विश्वसनीयता का, जैसा कि अखिलेश ने परसों ऐसा संकेत दिया कि उसके बाद उनकी गारंटी कौन लेगा, तो राजनीति में कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है। जितनी अविश्वसनीय बहुजन समाज पार्टी है, अगर गठबंधन के धर्म को आप उठाकर देखें, तो उतनी समाजवादी पार्टी है, उतनी भी जेडीयू भी है। उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, कितने दलों के साथ सरकारें बनाई हैं, बिगाड़ी हैं। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि 14 जनवरी को जब कांग्रेस के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, तब तक ये फैसला बहुजन समाज पार्टी कर लेगी कि उसे किस पाले में खड़ा होना है। अगर बहुजन समाज पार्टी अनिर्णय की स्थिति में रहती है, तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। और इस बारे में मुझे लगता है कि सुनील जी चूंकि बिल्कुल वहीं बैठे हुए हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बारे में बता सकते जी, जी, जी। निश्चित रूप से सुनील जी काफ़ी और व्याख्या इसके विषय की करेंगे। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आपको क्या महसूस होता है कि जो वर्तमान जो ऐसे राजनीतिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी और बसपा जो पिछले चुनाव में वह 2019 के लोकसभा चुनाव में मिल गए थे, और वह भी ऐसी आश्चर्यजनक घटना थी उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से, कि कोई मानता नहीं था कि शायद इन दोनों का गठबंधन आपस में हो सकता है दोबारा से, लेकिन हुआ और उसके बाद फिर विपरीत दिशा में दोनों पार्टियाँ फिर चली गईं।
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रयास कर रही है इस मामले में पुनः कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आ जाएं। तो आपको क्या आपका इसमें है कि किस तरह से आप उस पूरे विषय को देखते हैं? किस तरह से आपका आकलन है? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ भी आकलन करना बहुत कठिन है। मैं पुष्पेंद्र जी और राकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी वो केवल मायावती जानती है और कोई नहीं जानता। और उनके पिछले गतिविधियों को लेकर के, आने वाली गतिविधियों को लेकर के, वर्तमान हालात को लेकर के आप कुछ गणना नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। यह ज़रूर है कि हम ये सोच ज़रूर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास विकल्प क्या है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, अगर अपना जन समर्थन बनाए बनाए रखना चाहती है, अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना चाहती है, तो इंडिया दल समूह के अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात छोड़ दीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के अंदेशे में उसका मत प्रतिशत कितनी बुरी तरह से गिरा है। 2019 का लोकसभा का चुनाव आप याद कीजिए, 2017 का विधानसभा का चुनाव आप याद कीजिए और 2022 का विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कहां से कहां चली गई। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपका मतदाता किस दल विशेष के साथ बड़ी आसानी के साथ खड़ा हो सकता है। अन्यथा अगर आप यह निर्णय लेने में या समझने में अगर आप गलती करेंगे तो वही दशा होगी जो इस समय बीएसपी की है। उससे कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन एक माहौल बन गया है कि बीएसपी बीजेपी का समर्थन करती हुई दिख रही है और किन्हीं भी स्थितियों में बीजेपी के साथ खड़ी है। उसकी राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी को मदद करती हुई दिख रही है। यह एक तरह का परसेप्शन बन गया। और 2022 के चुनाव में कुछ विधानसभा के चुनाव में कुछ पत्र भी मायावती जी के सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो बीजेपी को जिता दिया जाए। उन्होंने अपने लोगों से अपील भी की थी। इस तरह की अपीलें भी सामने आई थी। आज परिणाम क्या है आपके सामने है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो सरकार पहले अपने बूते पर पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी थी, उसका एक सदस्य, वो भी एक सदस्य अपने बूते पे है, उस पे बीएसपी का कोई योगदान नहीं है। बहन जी को यह भी समझना होगा कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने अपने बूते लड़ा था। परिणाम क्या हुआ कि लोकसभा में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई। और 2019 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, तो वह 0 से 10 की संख्या पहुंच गई। तो क्या वह अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी की मदद करके अपना सिर्फ समाप्त कर देना चाहती है? यह उनको तय करना है, क्योंकि उनका मतदाता तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको जाना होता चला गया होता। और घोसी का जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसमें भी उनका मतदाता उनके कहने पर नहीं गया, वो बीजेपी को वोट नहीं किया, उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मतदान कर दिया। अब स्थिति यह है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, वामपंथी दल ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें सबका भला है और आप बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। बीजेपी के सामने एक राजनीतिक चुनौती आप खड़ी कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग लड़ते हैं, मतलब सभी दल अलग-अलग लड़ते हैं, तो सबका नुकसान होगा इसमें और फायदा केवल और केवल बीजेपी का होगा, जो बीजेपी चाहती है। आज सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वह गैर भाजपा मतदाताओं के विभाजन को रोके और इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि वो सब मिल करके चुनाव लड़े। गोया कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अब समाजवादी पार्टी को संशय है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को संशय है समाजवादी पार्टी को लेकर के, तो इसका तो कोई निदान किसी के पास नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, जैसा कि अखिलेश जी का एक बयान में पढ़ रहा था कि चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की गारंटी कौन लेगा, तो गारंटी आपके भी नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं है। भाई कांग्रेस के लोगों ने तो पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में इस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की सरकार बनवाई थी, उसमें कोई और तो नहीं गया था। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने 28-29 लोगों ने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ के चले गए और बीजेपी की सरकार बनवा दी। समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक जो मध्य प्रदेश में जीते थे, वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। तो यह इस तरह की बात बहुत तार्किक नहीं है, किसी के बारे में बात नहीं कही जा सकती।
सकती कि कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। वो लगता है कि अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखे। अगर उसको अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना है, तो उसको गठबंधन में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले लड़ ले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन समाजवादी पार्टी के पास भी है, संगठन बहुजन समाज पार्टी के पास भी है। कोई बहस नहीं है इसमें। लेकिन क्या इन दोनों के पास अपना संगठन इतना मजबूत है कि अपने बूते पर वो बीजेपी को चैलेंज कर लें या बीजेपी से मुकाबला कर लें? मुझे लगता है कि जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उनका ये मानना होगा कि संभव नहीं है। बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी का साथ है। गैर बीजेपी मतदाता उसको बंटने से रोकने की जिम्मेदारी है विपक्षी दलों के ऊपर। मायावती जी का जो बयान आ रहा है, लगातार उनके बयान बदलते रहे हैं। शुरुआत में उनका बयान आया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर उनका बयान आया कि 5 राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय करेंगे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस बात को बाद में तय करेंगे कि हम किसके साथ जाएँ, किसके साथ न जाएँ। फिर उन्होंने भी एक बयान दिया कि सभी दलों को यह सोचना होगा कि क्या स्थिति बनेगी। कोई किसी के बारे में अनर्गल प्रलाप न करे, बिना जाँचे समझे कोई बयान न दे। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों दलों को ये सोचना होगा कि वह कहाँ रहें, एक साथ रहें या अलग-अलग रहें। आप अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके आपको एक साथ आना ही पड़ेगा, अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो। नहीं लड़ना चाहते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर तो आप खुला मैदान है बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी सांगठनिक स्तर पे बहुत मजबूत है। बीजेपी के पास संसाधन खूब है। बीजेपी के पास चुनावी माहौल खूब है। उसके पास नैरेटिव भी है। लेकिन इतना मत उसके पास नहीं है कि वह गैर भाजपा मतों के एकजुट हो जाने पर वह अपने उस राजनीतिक ताकत को बनाए रख सके जो जिसका प्रदर्शन उसने 2014 में या 2019 के लोकसभा के चुनाव में या 2022 के विधानसभा के चुनाव में किया था। आप जब मिलकर लड़ते हैं, पिछले 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से मायावती जी एसपी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी। लेकिन अन्य दल एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मान लीजिए, अगर आप मान भी लीजिए, तो समाजवादी पार्टी की ताकत कहां से कहां पहुंच गई। और अभी जो हाल के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसको आप देख लीजिए कि आखिर घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, जो इंडिया दल समूह कह सकते हैं आप, क्योंकि अन्य किसी दल का उम्मीदवार वहां नहीं था। उसका मत 2022 के सामान्य निर्वाचन की तुलना में 20% बढ़ गया। खतौली विधानसभा का चुनाव जीत गए विपक्षी दल। मैनपुरी का चुनाव जीत गया विपक्षी दल। जब आप एक साथ लड़ते हैं, तो आपकी ताकत अलग होती है। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि गठबंधन के अलावा बसपा के पास भी कोई विकल्प नहीं है, इसी प्रश्न को लेकर मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र, जैसे 2019 का एग्जाम्पल दिया कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सामने एक साथ चुनाव लड़े, तो हालांकि उन्हें जीत तो मिली, लेकिन इतनी प्रभावशाली जीत नहीं थी कि आशा जाके कि बीजेपी ने बहुत भारी नुकसान कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। अब फिर से चर्चा गठबंधन की है, तो ऐसे में एक तो मायावती ने अपना जो उत्तराधिकारी है, अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषणा कर दी है। क्या उसको स्थापित करने के लिए कोई राजनीतिक जो बयान मायावती के आ रहे हैं, कभी इधर के कभी उधर को संबोधित करते हुए, तो क्या वह भी इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ राजनीतिक चाल चलने के लिए तैयारी कर रही है अपनी? देखिए प्रशांत जी, अभी भाई सुनील जी ने बड़े विस्तार से 2019 से लेकर अब तक की बात करी, विधानसभा चुनावों की भी बात करी। भाई तो आकाश को ले आए, कुछ भी कर लें प्रशांत जी, सारे गिमिक्स एक ही बात पे तो निर्भर करते हैं कि आपका वोट शेयर है क्या, और वो धीरे धीरे वोट शेयर आपका कम होता जा रहा है। अगर गठबंधन में नहीं रहेंगे तो जैसे उपचुनावों का अभी उदाहरण दिया सुनील शुक्ला जी ने, खतौली में आपने देखा, वहां भी देखा, सब जगह आप देख रहे हैं, तो होगा क्या, नुकसान किसका है? नुकसान तो मायावती का ही है ना। भाई जड़ें तो आपकी कमजोर हो रही हैं, आपका जो कोर वोटर है, जो मैंने पहले भी कहा कि वो खिसकता जा रहा है। और देखिए, सत्ता से जब आप या पावर से किसी भी तरह ज्यादा आपके विधान सदस्य ना हो, विधायक ना हो, सांसद ना हो, तो ये जो ग्लैमर है ना, ये भी कम होने लगेगा, और धीरे 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 और भी वोटर आपका खिसकेगा। और एक वोटर को उनके एक और बहुत शिकायत थी, उनकी शिकायत ये है कि साहब हमारे यहाँ विकास इसलिए नहीं होता कि जो भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि अब तो बॉन्डेड है, भाई ये तो बंधुआ है वहाँ के, और वही वोट दिया होगा, चाहे हम वोट किसी को भी दे।
तो लेकिन वहां पर एक ऐसी जनरेशन पैदा हो रही है जो छिटक रही है, और इसीलिए जो है चंद्रशेखर अभी नहीं तो आगे चल के थोड़ा बहुत तो सेंधमारी करने लगे ना। चंद्रशेखर रावण हर एक दुख सुख में वही आता है ना, मायावती का तो सिर्फ ट्वीट आता है, और चाहे मेरठ की घटना कोई ले लें आप पार्षदों में, और चंद्रशेखर रावण जी तोड़ के आ जाए। तो ये सारी बातें धीरे 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 मन मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रही हैं मायावती के कोर वोटर पे, और इन बातों का नुकसान आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आप देखें इतने सालों में कोई ऐसा तगड़ा बयान नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो लड़ाई के मूड में है, यही नहीं लगता कि वो लड़ाई के मूड में है। अब वो अनजाना भय है, क्या वजह है क्या नहीं है। जैसा भी सुनील जी ने कहा कि भाई सिर्फ इतनी आशंका भर हुई थी कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रचारित की गई तो छिटक गया ना मुस्लिम वोटर। तो अगर वो बीजेपी का हाथ पकड़ती है तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सिर्फ दलित वोट से तो जीतेंगे नहीं आप, आपको और वोटों की छतरी चाहिए, और जातियां भी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा नुकसान भी मायावती का है, न जाने क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा था कि भैया तो गालियां देके भी गलवैया हो जाती हैं, हो सकता है कि ये सट्टेबाजी की प्रक्रिया में है वो कि भाई ज्यादा से ज्यादा करो, और जब मजबूरी पड़ जाएगी तो बाद में लोग आएंगे तो मैं ज्यादा सीट मांग सकूंगी। ये एक पैतरा हो सकता है, हालांकि ये पैतरा बहुत काम आएगा मुझे लगता नहीं है। और जो अखिलेश ने कहा, जिस तरह से कहा, अगर इस तरह की बातें होंगी तो ये भी दोनों की दूरियां बढ़ाएंगी। पर कांग्रेस अब इसमें कैसे कोशिश करती है, कैसे सबको साथ बिठाती है, ये देखेंगे अगले दिनों में। जैसे 14 जनवरी के आसपास जब होगा और यात्रा निकलेगी, क्या उसके बाद कुछ दृश्य बदलता है, क्या कोई दबाव पड़ता है, तो ये सारी बातें देखने लायक होगी। अगर इन्हीं 3 राज्यों में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती होती तो शायद सुर बदले हुए होते, और मायावती भी शायद झुकी हुई होती और किसी तरह से कोशिश कर रही होती। तो सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर उनका व्यवहार आश्चर्यजनक है, और उस पर कोई भी अनुमान लगाना या कोई आकलन कर लेना वो उचित नहीं लगता प्रशांत जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो उनका व्यवहार है राजनीतिक रूप से वह किसी भी आकलन के कहीं भी मतलब पहुँचने के लिए बड़ा मुश्किल है कि किस तरह की राजनीति वो आगे अपनी तय कर रही हैं। मैं राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी जैसे सभी आप सभी मतलब एक थ्योरी ये निकल के आ रही है कि मायावती की जो राजनीतिक शैली है, वह ऐसी विश्वसनीय नहीं है कि उस पे कोई भरोसा किया जा सके या वह क्या संकेत दे रही हैं। लेकिन साथ में जो बात ये आती है कि दलित और अल्पसंख्यक जो मतदाता उनके साथ जुड़ा रहा है, पिछले कई चुनाव की अगर बात करें, वह उन्होंने ही मायावती जी को ताकत दी, लेकिन जिस तरह की सक्रियता मायावती जी की होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, इसलिए वो दोनों मतदाता काफ़ी हद तक उनसे विमुख हो गए हैं। तो ऐसे में दूसरे जो चंद्रशेखर रावण का पुष्पेंद्र जी ने एग्जाम्पल दिया, वह काफ़ी सक्रिय रूप से जो युवा दलित हैं, उनके बीच अपने स्थान बना रहे हैं। तो मायावती को ये संकट दिखाई नहीं देता कि जो उनका ज़मीन है, राजनीतिक ज़मीन लगातार कम हो रही है, उसके बावजूद वे सक्रिय नहीं हो रहे, इसके पीछे कौन-सी सोच है उनकी, क्या कारण है उनके पीछे? प्रशांत जी देखिए, मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है। हालांकि वो उसको गलत अर्थों में दर्शक ले सकते हैं, लेकिन वो है कि जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। यही है कि उनकी माया सिर्फ वो ही जानती है। सुनील जी ने अभी बताया कि मायावती के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, चाहे जितना बड़ा विश्लेषक हो। तो मायावती राजनीति में क्यों है? मायावती को मालूम है उनका वोट शेयर कम हो रहा है, उनका जो प्रतिबद्ध मतदाता है वो धीरे धीरे छिटक रहा है, उनके विचारधारा के साथ से नए नए लोग अंकुरित हो रहे हैं, रावण जैसे। अब जब रावण अंकुरित होंगे, सक्रिय होंगे, लोगों की सुख दुख में भागीदारी करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा नुकसान तो होगा। लेकिन अभी मायावती की उम्र न तो संन्यास लेने की मुझे दिखाई दे रही है, भले ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आने वाले 5 दिन में मायावती अपना जो पॉस्चर है, जो उनका रुख है, वो एकदम स्पष्ट कर देंगी, और अंततो गत्वा वो चाहे धरती आसमान कहीं से कहीं हो जाए, वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी आपको दिखाई देंगी। ये मेरा अंदर से मन कह रहा है। आकलन तो नहीं कर सकते, सुनील जी ने कहा आकलन करना मुश्किल है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थितियां ये संकेत दे रही हैं कि मायावती के लिए अब कहीं और ठौर ही नहीं बचा है। वो भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं तो स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और अगर अकेले लड़ती हैं तो उनमें अब उतना दम नहीं बचा। वो काशीराम के जमाने की बहुजन समाज पार्टी नहीं है अभी, और ना मायावती के उस दौर की समाज पार्टी है जब उनकी उम्र 45 से 46 साल हुआ करती थी। अब मायावती भी 65 66 साल की हो गई हैं, उतनी ऊर्जा उनके अंदर नहीं है। मतदाताओं ने उनको देख लिया है कि ये चंदा बटोरने में तो माहिर है, लेकिन संकट के समय खड़ी नहीं होती हैं।
तो ये सारी परिस्थितियां हैं, ऐसे में मजबूरन उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। और उनसे जो असहमत दिख रहे हैं अखिलेश जी, तो अखिलेश जी को भी आप देखेंगे कि उनके साथ के जो दूसरे दूसरे दल हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये सब समझा बुझा लेंगे कि भैया मायावती को कुछ दिन के लिए माफ कर दो, उनकी तरफ मत देखो, चुनाव हो जाने दो। और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इस देश का, मुझे तो हैरानी होती है कि इतने सारे नए राज्य बन गए और अभी भी एक राज्य ऐसा है जिसमें 80 सीटें लोकसभा की। अगर किसी इन छोटे दलों का नेता होता, तो मैं तो गठबंधन में एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनता है उसमें कहता कि भैया आप एक छोटा राज्य और बना लो, पृथक बुंदेलखंड बना लो, मध्य प्रदेश जैसी 30 सीटें उसको दे दो, और जो दल ये नारा देता वो जीतता, उसको सब कुछ मिल जाता। खैर वो अलग विषय है, लेकिन इस समय मायावती के सामने अंतिम विकल्प यही है कि वो इंडिया गठबंधन में आए, और ना आए तो आत्मघाती कदम उनका है कि वो इस चुनाव के साथ साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएं, हाशिए पर खड़े हो जाएं, कोई उन्हें पूछने वाला रहेगा नहीं। जी, जी, जी। नहीं, बड़ी बात आपने कही कि मायावती अगर नहीं समझी तो राजनीतिक हाशिए पर जाने की मतलब तरफ अब अग्रसर भी हैं और जैसा आपने कहा कि आपका मन कहता है कि आने वाले 5 दिन में काफ़ी कुछ इसमें सामने चीज़ आ सकती हैं। और अखिलेश यादव के बयान भी मैं कोट करता हूँ, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अगर सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय हो जाता है यात्रा से पहले, तो हम यात्रा में शामिल हो जाएँगे। तो ये भी शायद संकेत हैं 5-7 दिन की, जैसे आपने बात की 14 जनवरी में 5 दिन रह गए हैं। तो हो सकता है उससे पहले कुछ ऐसे फैसले सामने आ जाएँ जिसमें कि गठबंधन स्वरूप है वो किस तरफ जा रहा है वो स्पष्ट हो जाए। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जैसे राकेश जी ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी ने भी और आपने भी कहा था कि मायावती जी की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बात ये आती है कि तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद भी, तमाम तरह की जो अविश्वसनीयता है उनके साथ, उसके बावजूद भी आखिरकार ऐसा कौन से कारण है जो इंडिया गठबंधन लगातार मायावती को लेकर कहीं बात करता दिखाई देता है या कांग्रेस की तरफ से ऐसे संकेत लगातार आते हैं कि मायावती जी से बातचीत चल रही है। तो ये तमाम अविश्वसनीयता के बावजूद भी, उन पे भरोसा ना करने की बात जो लगातार की जाती है, उसके बावजूद भी ऐसे तमाम प्रयास कहीं न कहीं दिखाई देते हैं कि वह भी गठबंधन का हिस्सा बन जाएँ। किस तरह से आप इसे परिभाषित करेंगे? हम सभी लोगों का ये आकलन है कि मायावती जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये राजनीतिक जरूरत है कि सभी दल आपसी मतभेदों को भुला करके एक साथ आवे, जो गैर भाजपा राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है, भाजपा के लड़ाई में रहने से भाजपा के सत्ता में रहने से लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर आपको छोटे-मोटे जो आपके मतभेद हैं, आपको भुलाना पड़ेगा। ये मायावती जी पर भी लागू होता है, या अखिलेश यादव पर भी लागू होता है, ये कांग्रेस पे भी लागू होता है, या आरएलडी पे भी लागू होता है। इसलिए कोई ये नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इस बिना पर रहेगा कि मैं अपना सीट छोड़ूं न छोड़ूं, मेरा जनाधार बचेगा नहीं बचेगा, हमारा मतदाता मेरे साथ रह पाएगा नहीं रह पाएगा, फिर आप या मैं अपनी सीट कैसे छोड़ दूं, इन बातों को लेकर के आप चलेंगे तो फिर आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते, संभव ही नहीं है। बीजेपी से लड़ाई का मतलब यह है कि भाजपा के खिलाफ जो भी राजनीति करना चाहता है वह एक अम्ब्रेले के नीचे आए, इंडिया दल समूह जो है उसके साथ खड़ा हो। और आज की तारीख में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला इंडिया दल समूह ही है, कोई अन्य तीसरा गठबंधन नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि मायावती जी तय करें कि वो चाहती क्या है। अगर वो ये मानती है, मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि वो अकेले भी रह करके अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती, संभव नहीं है। मतलब आज की तारीख में उनका मतदाता इस स्थिति में नहीं है कि वह उनके लिए खड़ा रहे या जो कहें वो करे। उनका कोर मतदाता उनके साथ है। लेकिन एक राजनीतिक बहस है, एक राजनीतिक विमर्श है। जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट लोग हैं, वह एक विकल्प की तलाश में है। वह विकल्प मायावती जी सबके साथ मिलकर के देना चाहती हैं, या वह अलग चुनाव लड़ना चाहती है। अगर वो अलग चुनाव लड़ना चाहेंगी, तो मुझे लगता है कि वो अपना नुकसान करेंगी। और अगर अपना ही नुकसान नहीं करेंगी, वो इंडिया दल समूह का भी नुकसान करेंगे, ये भी सही है। कि इंडिया दल समूह, क्योंकि यह ऐसा एक तरफा लड़ाई नहीं है। न तो बीजेपी के पक्ष में एक तरफा लड़ाई है, न इंडिया दल समूह की तरफ एक तरफा लड़ाई है। हाँ, इंडिया दल समूह की तुलना में बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता उसके साथ है। वह उसकी संख्या कुछ भी हो, 30% हो, 35% हो, 37% हो, 40% हो, जो भी उसका मत प्रतिशत है वो उसके साथ है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गैर भाजपा मतदाता है उसमें बिखराव है। कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ बीएसपी के साथ है, कुछ आरएलडी के साथ है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थितियां। ऐसे में आवश्यक है कि अगर आप लड़ाई को बड़ी करना चाहते हैं तो आप एक गठबंधन में आइए, और उस गठबंधन में आकर के आप बीजेपी के साथ लड़ाई लड़िए। और अगर आप गठबंधन में आते हैं तो न केवल आप अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखेंगे,
आप बीजेपी को बड़ी राजनीतिक चुनौती देने की स्थिति में होंगे। इसका बगैर संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तथ्य को मायावती जी को भी समझना होगा। अगर वह अपना विकल्प, अपनी राजनीतिक थाती किसी अपने परिजन को देना भी चाहती हैं, तो उस थाती को तो बचा के रखना पड़ेगा उनको। अगर वह अपने भतीजे को ही नेतृत्व सौंपना चाहती हैं, तो कौन सा नेतृत्व देंगी वो? पहले उनका संगठन तो बचे, उनका समर्थन तो बचे उनके साथ, उनका मतदाता तो उनके साथ हो, उनकी राजनीतिक पूंजी तो उनके साथ हो। ये स्थितियां हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर जो मायावती जी की शैली है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल सभी ने कहा कि इस तरह के इन पे विश्वास करना बड़ा कठिन काम है और उन्हें कुछ ऐसा कार्य ज़रूर दिखाना चाहिए, कुछ कार्यशैली इस तरह से दिखानी चाहिए, जिसपे लगे कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के साथ वे आने को गंभीरता के साथ तैयार हैं। इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से पूरी विषय की व्याख्या की है, उससे हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ स्पष्ट भी हुआ होगा कि किस तरह की उलझनें मायावती के सामने हैं या इंडिया गठबंधन के अंदर आने का जो उनका एक जो चर्चा है, उसमें कितनी तरह की परेशानियाँ भी जो विपक्षी दल हैं, जो सहयोगी दल है, वह भी महसूस कर रहे हैं। और मैं पुष्पेंद्र जी का, राकेश जी का और सुनील शुक्ला जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना व्यस्त शेड्यूल में से समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन। बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।